हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द एजुकेटर्स। और आज का हमारा वीडियो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हम टॉपिक का एक ओवरव्यू ले लेते हैं ऑन। ठीक है, सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी कंज्यूम। तो हमने बचपन से ये तो सुना है कि खाना खाने से एनर्जी मिलती है, पर वो एनर्जी कैसे मिलती है? वो हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू मिलती है। हम जो खाना चबाते हैं उसके अंदर जो एसेंशियल वाइटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी तक पहुंचाना, ताकि बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो, उस बॉडी को एब्जॉर्ब करे उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, वो होता है इस डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। ये एक नेटवर्क ऑफ ऑर्गन है, जैसा कि इधर लिखा गया है, नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स। तो यानी मल्टीपल ऑर्गन्स, जैसे लिवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब का एक नेटवर्क है। ठीक है, तो इस सिस्टम में जो हमारे इन्वॉल्व ऑर्गन्स हैं वो है माउथ जहाँ से खाना डालते हैं, प्राइमरी ऑर्गन जो एकदम असेंशियल ऑर्गन्स होते हैं। फिर ईसोफेगस जो एक लंबी सी ट्यूब होती है, एक पाइप होती है, जो कि यहाँ से आपको उसका थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है। ये एक लंबी सी ट्यूब होती है जो ऐसे आती है, जिसमें खाना होता है और जो हमारे स्टमक तक पहुँचता है। स्टमक विच इज दिस, हियर इट इज जे शेप्ड का एक बैग होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, हियर इट इज, ये जो इतनी सी टेढ़ी मेढ़ी सी दिखती है वो। देन वी हैव द लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, जहाँ जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर होता है। सपोर्टिंग ऑर्गन्स जो लिवर है, लिवर जो है एक बहुत की रोल प्ले करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, इसके बारे में हमारी एक और डिटेल्ड वीडियो है जिसमें हम लिवर के पूरे रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोर्टिंग ऑर्गन्स है हमारा लिवर, पैनक्रियास जो कि पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, जिसमें एंजाइम्स होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। और गॉल ब्लैडर जो बाइल को स्टोर करता है, बाइल जो कि हेल्प करता है इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, जैसे कि ये बड़ा फैट का ड्रॉपलेट है। ठीक है, बाइल आता है और उसको इमल्सिफाई करके इसको बना देता है, ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट देता है, जो कि फिर आगे डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। तो वो बाइल जो है वो लिवर तो सिक्रीट करता है, तो स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। और जब वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो इंटेस्टाइन में सिक्रीट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा ओवरव्यू था, आप इसे रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सिंपल शुरू कहाँ से होता है? सो माउथ से ये चीज़ शुरू होती है। देन फेरिंग्स जो कि मतलब जैसे नाक से जो हम सांस लेते हैं तो नेजल कैविटी से जो हवा आती है वो ट्रैकिया में जाती है, इतना तो हमें पता है। और खाना जो है ईसोफेगस में आता है। लेकिन यहाँ दोनों के लिए आप देख रहे हैं एक कॉमन पाथवे है जहाँ से हवा भी गुजरती है और खाना भी गुजरता है, वो है हमारा फेरिंग्स। देन ईसोफेगस जो कि अंदाज अराउंड आई गेस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, नॉट श्योर बट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, जो कि देन यहाँ स्टमक में जाती है और जहाँ पे ये मीट करते हैं दैट इज कॉल्ड द कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर, और यहाँ स्टमक में जाता है। स्टमक से फिर वो ड्यूडेनम जो कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट है, उसे ड्यूडेनम कहते हैं। और फिर वहाँ से फर्दर आगे जाता है। इंटेस्टाइन के बहुत पार्ट होते हैं, जैसे ड्यूडेनम, जीजनम, इलियम, पर उसको हम बहुत आगे जाकर डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल हम सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे फोकस करते हैं। तो जहाँ से वो ड्यूडेनम में एंटर करता है उसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट हो जाता है। रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो हम इंसान की आदत है हर चीज़ को आखिर तक निचोड़ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो मतलब वेस्ट मटेरियल, जो कचरा बच रहा है, उसमें से भी हम यूज़फुल चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं। और जो बचा कुचा कचरा, वेस्ट मटेरियल है, उसे हम फीसिस कहते हैं। और वो जाता है रेक्टम में, वहाँ स्टोर होता है और कुछ टाइम के बाद एनएस से हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। सो ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट, नाउ फेजेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, फेजेस ऑफ डाइजेशन पढ़ने से पहले मैं आपको दो टाइप के डाइजेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहली जो हमारी डाइजेशन है वो है मैकेनिकल डाइजेशन, जो कि फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है।
अब ये फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड कैसे होता है कि हम खाना खा रहे हैं, हम उसे च्यू कर रहे हैं, हम उसे चबा रहे हैं, तो फिजिकली हम फूड को तोड़ रहे हैं, वो एक फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, जो कि मैकेनिकल डाइजेशन होती है। और केमिकल डाइजेशन जो इंजाइम्स और सिक्रेटरी एसिडिक जूसेस की वजह से होती है, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रिलीज होते हैं। ठीक है, अब स्टमक और माउथ ऐसे ऑर्गन्स हैं जहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन दोनों होती है। माउथ में मैकेनिकल कैसे होती है, ये तो बहुत इजी है समझना कि एक्शन थ्रू द एक्शन ऑफ टीथ हम चबाते हैं खाना, और माउथ में जो हमारी सलाइवा है, जो हमारा थूक है, उसके अंदर एक एंजाइम होती है अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च को डाइजेस्ट करके उसे स्मॉल शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, ये हमारी केमिकल डाइजेशन। और स्टमक में, अब स्टमक में होती है चर्निंग, यहाँ पर लिखा है, जो कि मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शंस होती है। जो हमारा स्टमक है वो इस शेप का होता है, जो उसके मसल्स हैं वो आगे पीछे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते रहते हैं, जिसकी वजह से फूड का फिजिकल ब्रेकडाउन हो जाता है, इसलिए हम उसे मैकेनिकल डाइजेशन यानी फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। और जो स्टमक में जो वॉल्स और पिट्स ऑफ स्टमक हैं, वहाँ पर एंजाइम्स तो हैं जो कि सिक्रीट होती है। जैसे कि एग्जांपल, पेप्सिन की एग्जांपल तो सब देते हैं। जैसे कि जो हमारा पेप्सिनोजेन है, जो हमारे स्टमक में होता है, HCl सिक्रीट होने के बाद वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? HCl का लो पीएच होता है, लो पीएच यानी एसिडिक पीएच, जो कि पेप्सिनोजेन को एक्टिव करके पेप्सिन बना देता है, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पेप्सिन हमारी बॉडी में पहले से हो, मतलब एक्टिवेट करने की क्या ज़रूरत है, वो पेप्सिनोजेन की फॉर्म में होता है, तो इसीलिए होता है क्योंकि पेप्सिनोजेन उसका डीएक्टिवेटेड फॉर्म होता है, और HCl उसे पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अगर हम पेप्सिन पहले से अपने स्टमक में रखेंगे तो हमारा स्टमक भी तो प्रोटीन का बना है, पेप्सिन उसको भी डाइजेस्ट कर जाएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करना है, और वो अब जैसे ही हमारे स्टमक में फूड आता है, HCl सिक्रेट होना शुरू हो जाता है, जो कि पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वेरियस एंजाइम्स होती हैं जो पैनक्रियाज से निकलती हैं, जैसे अमाइलेज, जो कि स्टार्च, लाइपेज फॉर लिपिड्स एंड प्रोटीएज फॉर प्रोटीन। ठीक है, हम अब फेजेस ऑफ डाइजेशन पे आते हैं। तो इंजेक्शन, जो कि हम खाना लेते हैं, उसे चबाते हैं और निकल जाते हैं, इस प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को पढ़ें तो इंजेक्शन और द ओरल इंटेक ऑफ फूड इज द फर्स्ट step in the digestive process. Through chewing, food is reduced to smaller pieces that are combined with saliva to create bolus that is simple to swallow. अब बोलस होता है कि जब हम खाना चबाते हैं और उसे सलाइवा से एकदम मॉइस्ट कर देते हैं ताकि उसे निगलना आसान हो, तो वो जो चीज़ फॉर्म होती है ना, उसे बोलस कहा जाता है। ठीक है, अब खाना डाइजेस्ट तो हो गया, अब तक हमें एनर्जी मिली नहीं है फूड से। वो हम कहते हैं ना कि फूड, खाना खाने से एनर्जी मिलती है, खाना खाने से एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी अभी तक हमें मिली नहीं है। एनर्जी अब मिलेगी एब्जॉर्प्शन के बाद। अब जो हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया, जो रिमेनिंग डाइजेशन है, हमने पिछले स्लाइड में बताया कि यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स होती हैं वो उसे डाइजेस्ट कर देती है। अब फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी टेक प्लेस करता है। मैंने कहा था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, उसकी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है इलियम, जिसे कहते हैं, इलियम में प्रेजेंट होते हैं ये विलाय। विलाय ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो फूड एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। जब फूड के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो के होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, तो हम फूड का ईजेशन होता है। ईजेशन यानी एलिमिनेशन। ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स अब हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे और देन एक्सप्लेन। So once the nutrients have been absorbed, the remaining undigested and unabsorbed waste material along with water, fiber and dead cells move into the large intestine. The large intestine absorbs water and electrolytes from this waste material, forming feces. The rectum stores feces until elimination occurs through anus. सिंपल सी बात है कि जो वेस्ट, मतलब जो एब्जॉर्प्शन हो गई इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद जो वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसमें वेस्ट मटेरियल, वाटर, फाइबर, क्योंकि फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता,
विच हेल्प्स रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन। वो एक अलग टॉपिक है जिसे हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और डेड सेल्स होते हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। अब मैंने बताया था ना, इंसान की आदत है हर चीज़ को एकदम आखिर तक निचोड़ना, तो हम उसमें से भी, उस वेस्ट मटेरियल्स में से भी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होंगे। और फिर उस वेस्ट मटेरियल को वो कंबाइन होकर स्टूल फॉर्म करता है, फेसिस फॉर्म करता है, जो कि थोड़े टाइम में जो है रेक्टम में स्टोर होता है, फिर एनस से हमारी बॉडी से एलिमिनेट होकर टॉयलेट में चला जाता है। सो अगला पेरिस्टाल्सिस एक ना मूवमेंट है, ठीक है। मसल्स जो है, अब खाना ऐसे पड़ा हुआ है, वो खुद ब खुद तो आगे मूव करेगा नहीं, उसको मूव कराने के लिए मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे ये मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो फूड के लिए जगह नहीं बची, तो वो आगे गया, फिर आगे गया, फिर वो जगह फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर गई, फूड के लिए जगह नहीं बची, वो आगे गया। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होती हैं वो फूड को आगे धक्का देती रहती है, ठीक है। अब ये ऐसे 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 होता है, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये फूड है, ये बोलस है हमारा, ठीक है, ये फूड है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, फूड आगे गया, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये पेरिस्टाल्सिस है। अब ये जो हमारे सर्क्यूलर मसल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं, अब यहाँ पे भी दो टाइप के मसल्स होते हैं, सर्क्यूलर मसल्स अहेड ऑफ द फूड एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। तो सर्कुलर मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करके जो एरिया है उसका जो है डायामीटर को कम कर देते हैं, यानी उसकी चौड़ाई को कम कर देते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स उसकी लेंथ, उसकी लंबाई को कम कर देते हैं। ये प्रोसेस जो है ईसोफेगस में होता है, देन स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। ओके, सो हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को अगर पढ़ें तो फूड इज मूव थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाय सक्सेशन ऑफ वेल कोऑर्डिनेटेड मसल कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। इट इज थ्रू esophagus to the stomach, then on to the small and large intestines. Along the whole length of the digestive tract, peristaltic waves move the food forward and make it easier for it to mingle with the digestive juices and enzymes. अब मैंने विलाय के बारे में हमने पिछले में डिस्कस किया था एब्जॉर्प्शन में, तो हम इसको डिटेल में भी फ़िलहाल डिस्कस करेंगे। तो विलाय की एक डायग्राम अभी मैं बनाऊंगी एंड देन विल एक्सप्लेन इट टू यू। डायग्राम बन चुका है, ये हमारा डाइजेस्टिव फूड है, ठीक है। अब लिम्फेटिक वेसल्स जो है, अब ये जो हमारे इसमें हमारे पास जो है फैटी एसिड्स हैं, ये सब हैं, और अमाइनो एसिड्स हैं जो कि फैट्स और प्रोटीन्स का डाइजेस्टेड फॉर्म होते हैं। अब अमाइनो एसिड्स जो है हैं वो एब्जॉर्प्शन के बाद कैपिलरीज में शिफ्ट होकर ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे फैटी एसिड्स हैं, जो फैट्स हैं, वो मतलब वो मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि वो कैपिलरीज में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। इसलिए ब्लड स्ट्रीम मूव करने के लिए हमारी जो लिम्फेटिक वेसल है जो कि लैक्टील है यहाँ पे, इसमें एब्जॉर्ब जाते हैं द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और फिर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र कर जाते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था विलाय का। अब विलाय की अगर हम अडेप्टेशंस की बात करें तो ये अगर एक विलाय है, फॉर इंस्टेंस हमने देखा कि ये एक विलाय है, तो इस पे और भी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे विलसिस या विलाय होंगे विच आर नोन एज माइक्रोविलाय, ठीक है, जो कि इसका सरफेस एरिया और ज़्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया कैसे बढ़ता है? माइक्रोविलाय की वजह से और इसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इनका सरफेस एरिया बढ़ता है, जो कि एब्जॉर्प्शन, एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब माइक्रोविलाय और फिर इसके पास कैपिलरीज होती हैं जो अमाइनो एसिड्स को एब्जॉर्ब करती हैं, लैक्टील जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करते हैं, रिच ब्लड एंड लिम्फ सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे जो है लिम्फेटिक वेसल्स और ब्लड वेसल्स का अच्छा सप्लाई होता है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन एफिशिएंटली हो सकती है। देन हमारे पास थिन टिश्यूज़ होते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन आसानी से और फास्ट रेट पे हो सके, ठीक है। जितनी कम जगह उतना ज़्यादा जल्दी शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये और लैक्टीज और कैपिलरीज के बारे में तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद यू। बाकी माइक्रोविलाय और वो सब इनका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होते हैं,
फर्दर अगर आप इस दिए हुए प्रेजेंटेशन को रीड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप मेरी ये जो कोशिश है ये आपके लिए आपको अच्छा कॉन्सेप्ट दे सके, आपको सब समझ में आया हो। एज फॉर द प्रेजेंटेशन thank you for watching. Please do like, share and subscribe. See you in the next video. Toodles.